गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 43 चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल एक टैबुलर मेथड होता है एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने में, इस तरह से कि the elements which are having similar properties they occur in the same vertical group, that is called group, vertical column that is called group. तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? एक टैबुलर मेथड है जिसमें कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं वो एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि इतनी हमें ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन करने की। व्हाट इज़ द नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? First of all, we should understand that we have around 118 elements which are known to us. 118 एलिमेंट्स हैं जो कि नोन हैं और ये बहुत सारे होते हैं, जिसमें से अराउंड 98 हमारे जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं और बाकी सारे जो हैं दैट आर मैन मेड, जो कि लैब्स में बनाए गए हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है जब इतने सारे एलिमेंट्स हैं एंड टू स्टडी देम बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपने देखा होगा जब भी आप शॉप में जाते हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट द शॉपकीपर हैव अरेंज्ड, वो क्या करता है कि एक जगह पे सोप्स रखता है, सोप्स भी सिमिलर जो कंपनी के हैं वो एक तरफ रखते हैं। ही विल नॉट मिसमैच और मिक्स करके सामान को नहीं रखा जाता, बिकॉज इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर कोई कुछ पर्टिकुलर सामान लेने आया और उसको प्रॉपर अरेंज करके नहीं रखा गया है तो उस समय उस चीज़ को करने में बहुत दिक्कत आती है। सिमिलरली जब हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना होता है एलिमेंट्स को, टू मेक द थिंग्स मोर ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम प्रॉपर ढंग से जो है क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स की तो इट बिकम्स ईजी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको स्टडी करना बिकम्स मच ईजियर। इतने सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना और स्टडी करने के बाद उनको फिर क्लासिफाई किया गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, जो इससे पहले हम चैप्टर में वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, मेन नीड क्या थी क्लासिफिकेशन की? कि वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स on the basis of their similarities and dissimilarities to make the study more organized and systematic and easier. ठीक है, तो इसी तरह से it becomes very easy for study. Now सबसे पहला देखते हैं अटेम्प्ट, अर्लियर अटेम्प्ट, सबसे पहले अटेम्प्ट जो किए गए वो सबसे पहले जिन्होंने किए, एक पहला जो हम पढ़ेंगे आज की वर्कशीट में, वन इज़ डॉबर्नियर ट्रायड एंड दूसरा इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ना सबसे पहले हम देखते हैं डॉबर्नियर ट्रायड। जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नियर एक जर्मन केमिस्ट थे, ही वॉज जर्मन केमिस्ट। तो उन्होंने क्या किया? ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3। उन्होंने ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स उस समय नोन थे उनको 3 के ग्रुप में डिवाइड किया उन्होंने, बेस्ड अपॉन देयर सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज। तो अब उनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये पूरा उनका लॉ था या प्रिंसिपल था जिसके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था। अब अकॉर्डिंग टू दिस, जब एलिमेंट्स को, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जब हमने किया, ग्रुप किया 3 एलिमेंट्स का, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जब हमने अरेंज किया एलिमेंट्स को तो हमें ग्रुप मिलते थे 3 एलिमेंट्स के जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। और उसमें एक जो बहुत मेन चीज़ थी कि जो एटॉमिक मास था मिडल वाले एलिमेंट का ट्रायड में, वो नियरली इक्वल होता था एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट। अब इसको हम ज़रा यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक ट्रायड है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। इसमें लिथियम का मास 7 है, सोडियम का मास 23 है और पोटेशियम का मास 39 है। तो लिथियम हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड हमारा सोडियम है और थर्ड हमारा पोटेशियम है। तो अगर हम
फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालें। यानी कि अगर हम 7 + 39 करें और उसका एवरेज निकालेंगे तो वो जो एवरेज आएगा दैट विल बी नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। तो वो आपका कितना आ जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 46/2, तो दैट विल बी 23। तो आपका ये 23 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज जब आप निकालेंगे एटॉमिक मास का, तो वो जो मिडल वाले एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बराबर आता है। सो इसीलिए इनको ट्रायड्स में डिवाइड, इसीलिए इनका नाम ट्रायड दिया गया था। अब इस तरह से उन्होंने ट्रायड के एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल आपका अभी जो हमने एग्जाम्पल में लिया था वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, जिसका हमने देखा था अभी। उसके बाद दूसरा ट्रायड उन्होंने निकाला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का। इसमें भी अगर आप देखेंगे पहले और लास्ट के एटॉमिक मास को जब आप एवरेज निकालेंगे तो मिडल वाले के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है। सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में भी ऐसा ही होगा। फर्स्ट और लास्ट का जब आप एवरेज निकालेंगे तो मिडल वाले के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। ये आप करके देखिएगा, ठीक है। इसको आप करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आएगा। एंड दिस वाज द लॉ ऑफ डॉबर्नियस ट्रायड, ठीक है। इसमें जो आपका ये फर्स्ट ग्रुप है इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल ग्रुप। इनको हम एल्कली मेटल ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये सारे मेटल हैं और ये एल्कली बनाते हैं। एल्कली हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल बेसेस। अब ये दूसरा जो ग्रुप है इनको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल ये भी बेसिस होते हैं, बेसिक होंगे नेचर में, एंड ये अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अर्थलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। और जो तीसरा ग्रुप है इनको कहा जाता है हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलो मीन्स सॉल्ट, जेन मीन्स जनरेटिंग। तो जितने भी एलिमेंट्स सॉल्ट जनरेटिंग होते हैं उनको हेलोजेंस कहा जाता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपने अभी जब लास्ट में फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे तो वहाँ हेलोजन पढ़ा था, तो ये वही हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट जनरेटिंग, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स आप उनके नेम लिख लेंगे, याद रखेंगे इनको। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन का मतलब इसका ड्रॉबैक क्या रह गया, ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बिकॉज पहला पॉइंट है इट फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड। अब जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो ट्रायड नहीं बन पाए, जैसे 3 ही ट्रायड वो बना पाए, सारे एलिमेंट्स को वो इस तरह से अरेंज नहीं कर पाए। तो इसलिए उनका लॉ ही फेल हो गया, जो उन्होंने लॉ दिया था वो फेल हो गया, बिकॉज इट वॉज नॉट एबल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स। इनको सिर्फ कुछ ही ट्रायड्स मिले तो लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, 3 ही ट्रायड बना पाए, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के ट्रायड ये नहीं कंप्लीट कर पाए, तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि एक अटेम्प्ट था दोबारा क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स के, जो इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट था न्यूलैंड का। इसको कहा जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, क्योंकि पहले सारे एलिमेंट्स नोन नहीं थे, धीरे धीरे करके एलिमेंट्स जो हैं, अभी तक नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट्स। तो उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे इनको उन्होंने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो अभी तक आप ध्यान रखेंगे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे ही अरेंज किया जा रहा है, और इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहा जाता है अभी हम देखते हैं। तो ये आपका लॉ है, लॉ की स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए एज इट इज़। जो स्टेटमेंट दिया गया है आपके एनसीईआरटी में उसी को आपको याद करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट अवे आपको क्वेश्चन आता है, स्टेट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या स्टेट डॉबर्नियस ट्रायड। अब इसके लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, हमें ध्यान रखना है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे व्हेन एवर वी प्लेस एलिमेंट्स, the physical and chemical property of every 8th element is a repetition of the property of the first element weight, like the 8th note of the musical scale. अब इसका मतलब क्या है, जब एलिमेंट को हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे प्लेस किया तो हम क्या देखते हैं कि जो 8th एलिमेंट है
उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करती हैं। ठीक है, 9th की 2nd को करेंगी, 10th की 3rd को करेंगी। तो इस तरह से हर 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज़ की रिपीटेशन होती है। जैसे कि आपके जो सुर होते हैं, ऑक्टेव्स, ऑक्टेव का मतलब है जो सुर हैं आपके म्यूज़िक में, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये 7 ही स्वर हैं और 8वां सुर जो होता है वो दोबारा से रिपीट होता है। तो इसीलिए न्यूलैंड ने इसको रिजेंबलेंस दी ऑक्टेव से, म्यूज़िक के नोट से रिजेंबल करी कि जैसे 8th नोट रिपीट होता है फर्स्ट का, वैसे ही जो यहाँ पर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के को रिजेंबल करती हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट लिए गए हाइड्रोजन से, थोरियम। प्रॉपर्टीज़ हर 8th एलिमेंट की सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो इसीलिए ग्रुप्स अलग अलग बनाए गए। हाउएवर ईच सीक्वेंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव कंटेन ओनली 7 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि हर 8th एलिमेंट पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को रिजेंबल करेगा। ना यहाँ टेबल देखिए ज़रा आप, ये देखिए ऊपर दिया हुआ है सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फिर सा आ जाता है। ऐसे ही ये जितने भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, दीज ऑल ग्रुप्स हैव द एलिमेंट्स विच आर सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर यहाँ आप देखेंगे कुछ एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। अभी ये हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है या क्या रखा गया है, किस लिए हुआ, ये सब देखेंगे। बट आप टेबल को ध्यान से देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में बना है, जस्ट सी दैट आल्सो। अब आते हैं ड्रॉबैक पे। ये लॉ भी इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं रह पाया, इसका क्या ड्रॉबैक था या लिमिटेशन रही। सबसे पहला था कि इट वॉज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल हो पाया, लाइटर एलिमेंट्स तक। आगे के एलिमेंट्स में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इट वाज नॉट फॉलोइंग द लॉ, यानी कि प्रॉपर्टीज़ सिमिलर नहीं हो रही थी एलिमेंट्स की, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं हो रही थी फर्स्ट एलिमेंट से, तो दिस लॉ प्रूव्ड रॉन्ग। फिर उसके बाद हैवियर एलिमेंट्स के लिए इट वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल। उस समय 56 एलिमेंट्स वर नोन, और भी एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होने थे। नए डिस्कवर जो हुए बाद में, वो भी इस लॉ के अकॉर्डिंग टेबल में फिट नहीं हो पा रहे थे। तो दैट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखते और क्या ड्रॉबैक रहे। उस समय जिस समय लॉ दिया गया, उस समय नोबल गैसेस नोन नहीं थी, दे वर नॉट नोन। तो नोबल गैसेस जो डिस्कवर हुई नियॉन की, वो आपको पता है कि फ्लोरीन और सोडियम के बीच में आता है। फ्लोरीन 9 है, नियॉन 10 है और सोडियम 11 है। आर्गन जो हुआ वो क्लोरीन और पोटेशियम के बीच में आता है। तो ये सब जो हैं जो बाद में डिस्कवर हुआ, तो उनके लिए कोई जगह उसमें नहीं थी। अब इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू अ टेबल, न्यूलैंड पुट 2 एलिमेंट्स टुगेदर। अब जैसे 2 एलिमेंट को अभी मैंने आपको दिखाया था कि उन्होंने 2 एलिमेंट को एक ही ग्रुप में डाल दिया एक साथ। अब ये क्यों किया, इसका रीज़न वो नहीं दे पाए प्रॉपरली, क्योंकि सिमिलर थे एक स्लॉट में डाल दिया, बट दे वर नॉट एबल टू गिव वाई दे वर हैविंग सिमिलर। जैसे कोबाल्ट और निकर है, उनको एक स्लॉट में डाल दिया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मगर उनकी प्रॉपर्टी उनको रिजेंबल नहीं कर रही थी। तो ये इसको नहीं समझा पाए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। आयरन जो कि रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल को, उसको बहुत अलग रखा गया, उनको सेम ग्रुप में नहीं रखा गया। तो जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे, कई बार वो सेम ग्रुप में नहीं थे, और जो सिमिलर नहीं थे प्रॉपर्टीज़ में, उनको एक ग्रुप में रखा गया था। तो इसलिए न्यूलैंड का ये जो लॉ था, ये सक्सेसफुल नहीं रहा।